नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं भाग 7 का अंश 3, जिसमें हम शेष रही पदवियों की परिभाषा और उनके महत्व को जानेंगे। इसके साथ ही हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां अंश 2 समाप्त हुआ था। साथियों, इससे पहले हमने जाना था जातियों की उत्पत्ति के बारे में, जिसमें राजपूतों का भी उल्लेख था। फिर हमने उपजाति रावणा राजपूत के बारे में चर्चा की और ये समझा कि हमारी उत्पत्ति कैसे और कब हुई। जब मैंने इस सफर की शुरुआत की थी और शुरुआती कुछ वीडियो बनाए थे तो उससे कई सवाल उठे। इन सवालों के जवाब देना आसान नहीं था, इसलिए मैंने तय किया कि अगर हमें अपने इतिहास को सही मायने में जानना है तो शुरुआत से जानना होगा। जैसे कैसे जातियां बनी, कैसे पदवियां बनी और इतिहासकारों ने इनकी अलग अलग व्याख्याएं क्यों की। लेकिन दुर्भाग्य से इन व्याख्याओं की वजह से हमारे गौरवशाली इतिहास को विकृत कर दिया गया और आज हमें उस दर्द को सहना पड़ रहा है। इसलिए हमारे भीतर सवाल उठते हैं, हम कौन हैं? साथियों, इन सभी सवालों के जवाब आपको भाग 7 के सभी अंशों में देखने को मिलेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे बहुत से साथियों ने शिकायत की कि वीडियो की लंबाई बहुत हो जाती है, लेकिन साथियों, इतिहास को जानने में समय लगता है। हमारा इतिहास इतना भी छोटा नहीं है कि 5-6 मिनट के एक वीडियो में समेट दिया जाए, इसलिए मैं इस छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहा हूँ। फिर भी ये वीडियोस 15 से 20 मिनट का हो जाता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि समय निकालें और इसे ध्यान से देखें, क्योंकि 15-20 मिनट में दुनिया इधर से उधर नहीं होने वाली। इतिहासकारों और अन्य लेखकों ने भी कुछ ऐसा ही किया और हमारे गौरवशाली इतिहास को छोटा दिखा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि आज हम अपने इतिहास पर गर्व महसूस करना कम कर चुके हैं और कई बार तो हम अपनी जाति को छुपाने तक मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अब मेरा हर वीडियो और हर भाग का विस्तृत वर्णन होगा। छोटी से छोटी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी ताकि कुछ भी छूट ना जाए। छोटी छोटी जानकारियां जो मैंने शुरुआत में भी की थी और उनसे सवाल उपजे, बहुत सारे लेख और बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो छोटी छोटी जानकारियों के साथ है। लेकिन इन्हीं छोटी छोटी जानकारियों की वजह से हमारा इतिहास विकृत हुआ और इस चीज के लिए आपने मुझे बताया और इसका असर ये हुआ कि मैंने सारे वो वीडियो छोड़कर मैंने अपने इतिहास को शुरू से शुरू किया और भाग 7 के बहुत सारे अंश हैं। तो बिना समय व्यस्त किए बढ़ते हैं भाग 7 के अंश 3 की ओर। अब हम बात करेंगे भंडारी यानी बड़ारी और कोठारी के बारे में। बड़ारी कोठारी प्राचीन प्रशासनिक पद का ऐतिहासिक महत्व जो है वो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। भंडारी, जिसे कुछ क्षेत्रों में बड़ारी कहा जाता है, और कोठारी जैसे पद प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और शाही दरबारों के महत्वपूर्ण अंग थे। ये पद शासकीय संगठन और प्रबंधन के लिए बनाए गए थे, जिनका संबंध मुख्य रूप से खजाने, संसाधनों और राजकीय भंडार के प्रबंधन से था। इन पदों का महत्व राजपूत काल और अन्य शाही व्यवस्थाओं में प्रमुखता से देखा गया। भंडारी शब्द संस्कृत के भंडार से बना है, जिसका अर्थ है भंडार गृह या संग्रह स्थल। भंडारी का पद भंडार खजाने, अनाज, हथियार और अन्य आवश्यक वस्तुओं के प्रबंधन और देखरेख के लिए होता था। ये राजकीय भंडार का प्रबंधन अनाज, खजाना, औजार और अन्य संसाधनों का हिसाब रखते थे। भंडार गृह की सुरक्षा सुनिश्चित करना, राजकीय आयोजनों में, युद्ध अभियानों और जन कल्याण योजनाओं के लिए भंडार से सामग्री का वितरण करना, शाही भंडार का लेखा जोखा तैयार करना और उसका हिसाब देना, ये भंडारी का मुख्य काम था। भंडारी को शासक का एक विश्वास पात्र अधिकारी भी माना जाता था, क्योंकि राजकीय संपत्ति की जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती थी। अब जो कोठारी शब्द है वो निकला कोठार से, जिसका अर्थ है भंडार गृह। यह पद भी भंडारी के समान था, लेकिन मुख्यतः अनाज, मसालों और अन्य खाद्य सामग्रियों के भंडार से संबंधित था। इनकी प्रमुख जिम्मेदारी थी अनाज का भंडारण और प्रबंधन, सहायक, रसोई और राज्य के अन्य क्षेत्रों में खाद्य सामग्री का प्रबंधन, महल, सेना और प्रजा के लिए अनाज और खाद्य सामग्री का संग्रह और उचित वितरण। इसके अलावा भंडार में रखे सामान की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करना भी इनका कार्य था। आय और व्यय का हिसाब भी यही रखते थे। राजपूत शासन व्यवस्था में भंडारी और कोठारी जैसे पद अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते थे।
भंडारी को राजपूतों की संपत्ति की देखरेख करने का कार्य सौंपा गया था और कोठारी मुख्य रूप से शाही रसोई और अनाज के भंडारण की व्यवस्था संभालते थे। भंडारियों को अक्सर युद्ध अभियानों के दौरान सेना की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए भेजा जाता था। कोठारी के बिना शाही महल और जनता के लिए खाद्य सामग्री का प्रबंधन असंभव था। अगर आधुनिक संदर्भ में देखें भंडारी और कोठारी को, तो आज भंडारी और कोठारी जैसे पद भले ही प्रशासनिक व्यवस्था में न हो, लेकिन इनके कार्यों का महत्व आधुनिक प्रबंधन, भंडारण और वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्थाओं में देखा जा सकता है। अब जो शब्द है वो है बडारण। बडारण शब्द प्राचीन भारतीय और विशेष रूप से राजपूत प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण पदवी थी। इस पद का मुख्य उद्देश्य शाही भंडार, खजाने और संसाधनों का प्रबंधन और देखरेख करना था। ये भंडारियों और बडारियों का ध्यान रखते थे। बडारण को शासक का अत्यधिक विश्वसनीय सहयोगी माना जाता था, क्योंकि राज्य के आर्थिक और भौतिक संसाधनों की सुरक्षा और उपयोगिता उसकी जिम्मेदारी थी। भंडारी और कोठारियों का यह विशेष ध्यान रखता था। बडारण शब्द का संबंध भंडार और संग्रह से है। यह व्यक्ति राजकीय संपत्ति, विशेषकर अन्न, खजाना और अन्य शाही वस्तुओं का भंडारण करता था, और ये विशेषकर सोना, चांदी, गहने और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का प्रबंधन करते थे। भंडार गृहों और खजानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इनका मुख्य काम था। युद्ध, उत्सव या अन्य शाही अवसरों पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना भी इनके जिम्मे था। संग्रहित वस्तुओं का हिसाब किताब रखना और शासक को रिपोर्ट करना राजपूत शासन में बडारण का महत्व जो बेहद महत्वपूर्ण था। राजपूत काल में बडारण जैसे पदों को राज्य की अर्थव्यवस्था और शाही व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया था। बडारण बनने के लिए व्यक्ति को शासक का विश्वास पात्र होना आवश्यक था, वरना वो बडारण नहीं बन सकता था। युद्ध के समय बडारण सेना के लिए आवश्यक संसाधन जैसे हथियार और धन का प्रबंधन करना था। बडारण शाही आयोजनों और उत्सव के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंधन करते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बडारण पद पर न केवल प्रशासनिक महत्व रखता था, बल्कि ये उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता था। बडारण की सबसे मुख्य विशेषता ये थी कि वह राज परिवार और अन्य दरबारियों के साथ सीधा संपर्क में रहता था। उसकी कार्य कुशलता राज्य की समृद्धि और स्थिरता में योगदान करती थी। आज के समय में बडारण, हालांकि बडारण जैसे पद आज के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये कई जगह उपयोग में लिया जाता है। इनकी भूमिका का महत्व आधुनिक भंडारण, आपूर्ति और वित्तीय प्रबंधन में देखा जा सकता है। अब जो शब्द है वो है डाबड़ी। डाबड़ी शब्द का उपयोग मारवाड़ और ढूंढाड़ में कुंवारी लड़कियों के लिए किया जाता था। डाबड़ी प्राचीन राजपूत और प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित एक पदवी थी। ये शब्द किसी भी जाति की कुमारी कन्या के लिए प्रयुक्त होता था, जिसे आज हम डावड़ी कहते हैं। इन पदवियों का ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व राजपूताने के प्रशासन और संस्कृति में अत्यधिक था। इनका उपयोग न केवल वफादारी और कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक के रूप में होता था, बल्कि ये समाज की संरचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश विदेशी और स्थानीय लेखों द्वारा इन पदवियों का गलत अर्थ लगाकर इनके महत्व को कमतर दिखाने का प्रयास किया गया। आज हमें इन पदवियों का सही अर्थ और उनके गौरव को पहचानते हुए इन्हें सम्मान देना चाहिए। अब बात करते हैं परडायत और पासवान की। परडायत या पासवान राजरानियों और ठाकुरानियों द्वारा खरीदी जाने वाली कुंवारी लड़कियां होती थी, जो आमतौर पर गरीब जातियों की होती थी। इन्हें गाने बजाने का कार्य सिखाया जाता था। ये राजमहलों में रानी की खास निवास बनती थी। प्रत्येक रानी के पास लगभग 40 से 50 कुंवारी लड़कियां होती थी, जिन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे मारवाड़ में तालीवालिया, जयपुर में अरवाड़े और बूंदी में धायाश्री। ये महिलाएं राजा या जागीरदार की डाइजेवाल के रूप में आती थी और उन्हें उपपत्नी का दर्जा प्राप्त होता था। जब इन्हें पांव में सोने के आभूषण पहनने की अनुमति मिलती, तो इन्हें पासवान का दर्जा प्राप्त हो जाता। पासवान रखना एक परंपरा थी उस समय, जिसमें एक निर्धारित प्रक्रिया होती थी, जिसे समय के साथ सभी ने स्वीकार किया।
राजमहल में पासवान का संबंध केवल उसी विवाहित पुरुष से होता था जिसके डाइज में वो आई थी। इनको पर्दा कायम रखना पड़ता था और राजमहलों के किसी भी समारोह में इनकी बैठक महारानी से नीचे रहती थी। इनकी संतानों का भरण पोषण पूरे ठाट बाट से होता था। इनकी कम उम्र की लड़कियों को डावरी कहा जाता था। पासवानों को अन्य गरीब और विभिन्न जातियों की लड़कियों के साथ पुण्य दहेज के रूप में भेजा जा सकता था। इनके पुत्रों को उच्च पदों पर रखा जाता था। जागीर देकर किसी गांव का जागीरदार बनाया जाता था या इन्हीं पासवानों की संतानों को गोद लेकर जमींदारी और जागीरदारी बांटी जाती थी। पासवानों के पुत्रों को राजगिद्दी मिलने पर राव राजा भी कहा जाता था। ये पासवान राजा के उतने ही निकट होते थे जितनी इन रानियों और उनके पुत्र होते थे। इसके अलावा एक शब्द और है, चाकर। चाकर जो मारवाड़ी भाषा का शब्द है, राजमहलों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं निभाने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। चाकर शब्द का अर्थ नौकर, हाली, सर्वेंट, सेवक या दास भी हो सकता है, या शुद्ध भाषा में कहें तो नौकर। चाकरी करने वाले किसी भी जाति के हो सकते थे, जैसे जाट, माली, गुर्जर, नाई इत्यादि। ये लोग अपनी सेवा का मुआवजा नगद या किसी वस्तु से प्राप्त करते थे। चाकर एक निम्न स्तर की पदवी थी, लेकिन इसका महत्व राजमहलों में सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में था। अब जो अगला शब्द है वो है गोला या गोली। इस शब्द को आप ध्यान से, इसकी व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा। इस पद की व्याख्या भी मैं पूरी तरीके से करूंगा और उसके पीछे एक कहानी भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसे ध्यान से सुनना ताकि जो गलत धारणाएं हैं आपके दिमाग में, किसी और के दिमाग में नहीं, आपके दिमाग में जो गलत धारणाएं हैं वो मिट जाए। गोला, जिसे कभी कभी गोली के रूप में भी जाना जाता था, ये कोई जाति नहीं बल्कि एक कर्म है। अरबी भाषा में इसे गुलाम के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। गोला शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो बेईमानी, छल कपटी और चोरी चकारी करते थे। अंग्रेजों में गोल को धोखेबाज और बेईमानी करने वाला माना जाता था। यह शब्द किसी भी जाति के, ध्यान दीजिएगा, किसी भी जाति के स्त्री पुरुष पर लागू हो सकता था और अब ये एक गाली के रूप में प्रचलित है। यह महत्वपूर्ण है कि गोला शब्द को किसी जाति के रूप में ना देखा जाए, बल्कि इसे इसके कर्मों के संदर्भ में समझा जाए। जो धोखेबाज, चोरी वगैरह करते थे, तो गोला एक गाली है, ना कि कोई पदवी है। इसके अलावा एक और होता था, खास चाकर। इसका मतलब ये होता है वो चाकर जो महलों में राजाओं और उनके न होने पर भी बिना किसी रोक टोक के रह सकते थे। वह महल के किसी भी कोने में कभी भी आ जा सकते थे। उन्हें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती थी और वे सबसे खास चाकर कहलाते, इसीलिए उनका नाम पड़ा पासवान खास चाकर। खास चाकरों की ये खासियत होती थी, चाहे राजा पौधे हो, सोते हो, अरोगते हो या नहाते हो, ये हमेशा राजा के करीब होते थे। इन्हें खास पासवान या छूट का चाकर कहा जाता था। ये चाकर राजमहलों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं निभाते थे और राजा के विशेष कार्यों में मदद करते थे, चाहे वो नहाना हो या धोना हो। इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये राजाओं के सबसे निकट होते थे और किसी भी स्थिति में इनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ये एक खास पदवी होती थी। चाकरों में सबसे उच्च पदवी होती, जो नौकर होते थे उनके लिए महत्वपूर्ण पदवी होती थी।